Hello, welcome back to my new YouTube video. Today I am going to discuss about activation of fatty acid. हमारी बॉडी के अंदर हमारे लोअर एब्डोमिनल पोर्शन में मोस्ट ऑफ द एब्डोमिनल पोर्शन में क्या होता है कि फैटी एसिड डिपोजिशन हो जाती है. इट्स मीन कि फैट्स हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होते हैं और समहाउ जब हमारी बॉडी के अंदर इंस्टेंट ग्लूकोज सोर्स प्रेजेंट नहीं होता, हमारे पास इंस्टेंट एटीपी प्रोड्यूस होने का ज़रिया एज अ ग्लूकोज नहीं होता, तब हमारी बॉडी एज इस फैटी एसिड को जो ये स्टोर्ड फॉर्म में फैट्स प्रेजेंट होता है इसको यूज़ करती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और एज अ सोर्स ऑफ एटीपी. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली फैटी एसिड्स की एक्टिवेशन कैसे होती है और फैटी एसिड की एक्टिवेशन होना क्यों ज़रूरी है. तो सबसे पहले तो ये बात बताती हूँ कि हमारे पास फैटी एसिड का एक्टिवेट होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि फैटी एसिड्स वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं. सो इट्स मीन कि फैटी एसिड्स हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं. इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारी बॉडी को इस फैटी एसिड को एक्टिवेट करना पड़ता है. इसको कन्वर्ट किया जाता है लिपिड ड्रॉपलेट्स के अंदर, ठीक है, ताकि इसको एक्टिवेट किया जा सके, इसको यूज़ किया जा सके. अब क्योंकि ये फैटी एसिड जो है वो इनर्टनेस शो करते हैं, इसलिए इनको हमारी बॉडी के अंदर लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करना पॉसिबल होता है. उसके बाद बताते हैं हम कि ट्राईएसाइल ग्लाइसिरोल, ठीक है, आप देखें TAG जो होता है हम मेनली जो है इंजेस्ट करते हैं. इट मस्ट बी एब्जॉर्ब बाय वाटर सोलुबल एंजाइम प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन. अब हमने तो कहा कि फैटी एसिड क्योंकि हाइड्रोफोबिक इन नेचर है तो ये वाटर रिपेलेंट हो गए. वाटर रिपेलेंट है तो ये हमारी बॉडी भी जब हम इंजेस्ट करते हैं तो ये एब्जॉर्ब कैसे होते हैं, यहाँ पर तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर ये हाइड्रोफोबिक हैं तो ये एब्जॉर्ब कैसे होते हैं. तो सिंपल द आंसर इज़ कि एक सोलबल जो है वाटर सोलबल एंजाइम होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, जो क्या करता है कि इस TAG को अपने साथ अटैच कर लेता है और उसके बाद इसको एब्जॉर्ब करना ईजी हो जाता है. दैन एब्जॉर्ब TAG मस्ट बी कैरिड टू ब्लड बाय प्रोटीन, यानी कि कैरिड प्रोटीन, यानी कि वो TAG जो अब उस एंजाइम के थ्रू ब्लड में एब्जॉर्ब तो हो चुका है, ठीक है, मतलब एब्जॉर्प्शन उसकी हो गई है, उसको फर्दर ब्लड तक ले जाने के लिए कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प चाहिए होती है. आप देखें लीवर के अंदर मेनली जो है इसने लीवर के अंदर जाना होता है जहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होती है. तो लीवर के अंदर यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में से जाना है जहाँ पर इसको कन्वर्ट किया जाता है ATP के अंदर ताकि इसको ATP को यूज़ किया जा सके. तो ये लीवर में कुछ इस तरह से साइकिल जो है परफॉर्म होता है. तो साइकिल फर्दर क्या है मैं आपको फर्दर डिटेल बताऊँगी. सिंपली पहले क्या होगा कि हमारे पास जो फैटी एसिड है इसको एक्टिवेट करने के लिए इसको एक्टिवेटेड फॉर्म जो होती है वो होती है एसिटाइल CoA. तो इसको एसिटाइल CoA के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाता है एक प्रोसेस के थ्रू. वो प्रोसेस मैं आपसे भी शेयर करती हूँ. फिर उसके बाद उस जो है क्या किया जाता है कि उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है CoA के अंदर, ठीक है, एसिटाइल CoA को फर्दर ऑक्सीडाइज किया गया है, ठीक है. अब ये ऑक्सीडाइज हो गया, इसके बाद ये इस काबिल हुआ है कि ये लीवर की जो इनर मेम्ब्रेन है उसको ये पास करेगा. उसके बाद एक वहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कार्टिनिन एंजाइम होता है. वो उसको एंजाइम A को एसिटाइल कार्टिनिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है. और वो भी क्या करती है कि इनर मेम्ब्रेन में पास करती है और अगेन एसिटाइल CoA जो है वो लीवर के अंदर फॉर्म हो जाता है, ठीक है. सो ये तो हमारे पास सिंपल स्केच है, मैं आपको बताती हूँ फर्दर कि किस तरह से सारी कन्वर्जन जो है वो पॉसिबल होती है. तो ये देखिए यहाँ पर है हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स. फैटी एसिड के एक्टिवेशन के लिए जो एक पैथ होता है वो एक कैटाबोलिक पैथ है जिसको हम बोलेंगे बीटा ऑक्सीडेशन. बीटा ऑक्सीडेशन इज अ कैटाबोलिक पैथवे ऑफ फैट इन विच फ्री फैटी एसिड्स आर कन्वर्टेड टू एसिटाइल CoA. तो वो प्रोसेस या वो आपके एक कैटाबोलिक पैथवे जिसके थ्रू फैटी एसिड्स को एक्टिवेट किया जाता है उसको एसिटाइल CoA के अंदर कन्वर्ट किया जाता है. तो उस प्रोसेस को, उस पैथवे को हम बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन. अब इस सारे प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होती है. सो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है, बट इट इज़ कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन. वाई इसको हम बीटा ऑक्सीडेशन ही क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ह्यूमन बॉडी के अंदर फैट जो होता है वो हमारी वेरियस फॉर्म के अंदर स्टोर्ड होता है, बट जो मेजर फॉर्म होती है इसकी मतलब किसी भी फॉर्म में ये स्टोर होता है, लेकिन जो मेजर फॉर्म है वो होती है ट्राईग्लाइसराइड. अब ट्राईग्लाइसराइड आपको पता है कि किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है, ये कंसिस्ट करता है ग्लाइसिरोल के ऊपर जिसमें 3 फैटी एसिड अटैच हुए होते हैं, ठीक है. तो इसलिए हम इसकी फर्दर बताती हूँ कि इसको बीटा ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं. आप देखिए फैटी एसिड का कुछ ये स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा जिसके अंदर क्या किया जाता है कि बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर ये जो R चेन होती है इसको तोड़ा जाता है. और तोड़ा कहाँ जाता है, इस अल्फा और इस बीटा कार्बन के दरमियान, ठीक है. इस अल्फा कार्बन और इस बीटा कार्बन के दरमियान जो है इस बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इसको तोड़ा जाता है. इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन है. आप समझ आगे क्यों हम इसको कहते हैं कि ये बीटा ऑक्सीडेशन ही हो रही है कि हमारे पास जो ब्रेक डाउन हो रही है वो अल्फ़ा और बीटा कार्बन के दरमियान होती है. दैट्स वाई हम इसको बीटा ऑक्सीडेशन का नेम देते हैं.
अब ये प्रोसेस ऐसे ही नहीं हो जाता, बल्कि इसको स्टेप्स लगते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि यानी कि हमने पहले वो जो फैटी एसिड है उसको ट्रांसपोर्ट करना है एडिपोज टिश्यू से, जहाँ पे वो स्टोर हुआ होता, और इसको कहाँ लेके जाना है, टारगेट सेल तक। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास वो जो फैटी एसिड है उसको साइटोप्लाज्म के अंदर और फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसकी एंट्री होगी, ठीक है। पहले स्टेप में तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट होना है, टारगेट साइट तक जाएगा, और दूसरे स्टेप के अंदर क्या होगा कि उसकी एंट्री होती है सेल के अंदर, या फिर क्या साइटोप्लाज्म के अंदर या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। थर्ड पे क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव कैटाबॉलिज्म होती है। फिर अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास एडिपोज टिश्यू था जहाँ पे ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट था। अब ट्राइग्लिसराइड जो है फर्दर फैटी एसिड है, तो ये फैटी एसिड्स जो हैं इनको ह्यूमन के ब्लड में एंटर किया गया, वहाँ पे फैटी एसिड जो हैं फर्दर सेल्स के अंदर, टारगेट सेल के अंदर, ठीक है, ये टारगेट सेल है, ठीक है, टारगेट सेल में एंटर करेंगे, उसके साइटोप्लाज्म में जाएगा, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एंटर करेगा, यानी कि लीवर के अंदर जाएगा, उसके माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा, और उसकी भी जो है इनर मेम्ब्रेन के अंदर इसने मूव करना है, जहाँ पर एटीपी फॉर्मेशन होगी बेसिकली, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक इजी और सिंपल प्रोसेस के बारे में कि किस तरह से कन्वर्जन हो रही है। सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि हमारे पास कि फ़ैट के जो मेन एरियाज़ हैं जहाँ पे वो स्टोर होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो हैं लाइक एब्डोमेन है, ठीक है, हमारा, क्योंकि वहाँ पे एडिपोज सेल्स प्रेजेंट होते हैं, थाई के अंदर, आर्म के अंदर आपको फैटी एसिड स्टोर फॉर्म में मिलता है। अब इन सेल्स के अंदर, क्योंकि ये एडिपोज सेल्स हैं, इनके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट होता है, जो किस चीज़ पे कंसिस्ट होता है, ग्लाइसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड। एक ग्लाइसरॉल होता है और 3 फैटी एसिड उसके साथ अटैच फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये आप सिंपली देख लें कि समझो ये एक हमारे पास एडिपोज सेल है और इसके अंदर ग्लाइसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड प्रेजेंट है, जिसको हम सिंपली कहेंगे ये ट्राइग्लिसराइड है। क्लियर हो गया। अब लाइपेज सबसे पहले आएगा। लाइपेज वो एंजाइम है जिसने आना है और ग्लाइसरॉल और 3 वो जो फैटी एसिड हैं उनके बिटवीन जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसको इसने तोड़ देना है। इसने इनको इस तरह से तोड़ देना है ताकि फैटी एसिड्स अलग हो जाएं और ये ग्लाइसरॉल ग्रुप अलग हो जाए, ठीक है। इसने इनको इस तरह से तोड़ देना है। इसके रिजल्ट में क्या होगा, ये जो 3 फैटी एसिड हैं ये क्या करेंगे, ये ब्लड के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है, और टारगेट सेल तक पहुंचा दिए जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ वो फैटी एसिड जो है वो 3 वो चाहिए, हमें वो जो ग्लाइसरॉल था वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब वो टारगेट सेल तक एंटर कर गए हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर 2 ऐसे टिश्यू हैं जो कि फैटी एसिड को मेटाबोलाइज नहीं कर सकते। वो कौन से हैं, तो एक तो है रेड ब्लड सेल्स और एक है नर्वस टिश्यूज़। क्यों, क्योंकि इन दोनों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। इट्स मीन कि इसको मेटाबोलाइज, फैटी एसिड को मेटाबोलाइज करने की एबिलिटी इन 2 टिश्यूज़ के अंदर, इन 2 सेल्स के अंदर नहीं होती है। अब जो फ्री फैटी एसिड है जिसको हमने तोड़ लिया है वो एंटर करेगा टारगेट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्पेशल प्रोटीन के थ्रू, और फिर अब हम बोलेंगे जिसको हम बोलते हैं फैटी एसिड ट्रांसपोर्टर। वो जो स्पेशल प्रोटीन है जो इसको साइटोप्लाज्म में एंटर करवा रही है उसका नाम है फैटी एसिड ट्रांसपोर्टर्स। अब फ्री फैटी एसिड जो होते हैं, क्योंकि उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये मेम्ब्रेन को, आपके माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकता, क्रॉस नहीं कर सकती ये फैटी एसिड। इसलिए जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में वो एंटर करेंगे एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स। अब देखिए स्टेप 2 किसकी एक्टिवेशन और ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। सिंपली क्या होगा कि हमारे पास जो फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड हैं, उनको सबसे पहले उसकी एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, जो कि होती है एसाइल को ए। एसाइल को ए जो है ये वो सिर्फ फॉर्म है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मेटाबोलाइज कर सकते हैं। अगर फ्री फैटी एसिड वैसे तो वहाँ पे क्योंकि एंट्री नहीं कर सकते, तो देखिए फ्री फैटी एसिड थे, उसको विद द हेल्प ऑफ एटीपी यूज़ किया और एसाइल को ए सिंथेसाइज एंजाइम जो है उसने क्या किया कि इसको कन्वर्ट कर दिया एसाइल को ए के अंदर। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास सबसे पहले, क्योंकि हमने एक्टिवेट करना इसको बहुत ही ज़रूरी है। देन अब फैटी एसिड लिखा है कि एसेंशियल क्यों है, एक्टिवेशन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फैटी एसिड सिंपली जो है माइटोकॉन्ड्रिया इसको यूटिलाइज नहीं कर सकता, इसलिए इसको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम थर्ड स्टेप की बात करेंगे कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट अब ये कैसे होगा माइटोकॉन्ड्रिया तक, ये उसके मैट्रिक्स तक कैसे पहुँचेगा। अब देखें ये हमारे पास आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये दरमियान में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, और ये बाहर सेल का साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इस पोर को हम सिंपली बोलते हैं पोरेंस, ठीक है। इन पोरेंस का काम क्या होता है कि ये जो है बहुत सारे सब्सटेंस को जो है परमेबल होते हैं, ठीक है, कि वो वहाँ से पास कर सकें, जिसमें से एक एसाइल को ए भी है कि इसको ये पास होने देता है। लेकिन अब मसला यहाँ पे क्या है कि ये एसाइल को ए यहाँ से एंटर भी किया और पर मसला यहाँ पे आके रुक जाएगा। एसाइल को ए जो है यहाँ पर रुक जाएगा क्योंकि जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस यहाँ पे रुक जाएगा, लेकिन ये इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकता क्योंकि उसको परमेबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे इसकी ट्रांसपोर्ट के लिए, इसको अंदर ले जाने के लिए यहाँ तक एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म रिक्वायर होगा इसकी ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वो मैकेनिज्म है यहाँ पे कार्निटीन शटल। ये एक इम्पोर्टेंट आपके एक पॉइंट है। इस शटल के अंदर जो है बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है उसका नाम है कार्निटीन पैल्मेटाइन
ट्रांसफरेज 1। इसका काम क्या होता है कि इसने जो है कार्निटीन को एसाइल को ए के साथ मॉलिक्यूल के साथ अटैच करना होता है। कार्निटीन को एसाइल को ए के साथ अटैचमेंट करवाना होता है इस एंजाइम ने, और फिर ये नाउ ये जो को ए है एसाइल को ए का, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बैक टू द साइटोप्लाज्म। एसाइल को ए का जो को ए है उसको वापस साइटोप्लाज्म में भेज दिया गया है, और एसाइल को ए को इसने कार्निटीन के साथ अटैच कर दिया है, बाइंड कर दिया है। अब क्या होगा, एक मॉलिक्यूल होगा एसाइल कार्निटीन का, उसको जनरेट किया जाएगा जो कि इनर मेम्ब्रेन स्पेस में क्रिएट किया गया है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, हमारे पास एंजाइम कार्निटीन जो है यानी कि एसाइल कार्निटीन ट्रांसलोकेज, ये जो है बेसिकली एसाइल कार्निटीन को मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। सिंपली आपको यहाँ डायग्राम में दिखाती हूँ। हाँ भाई, ये आउटर थी, ये इनर मेम्ब्रेन थी, ये अंदर स्पेस थी, और ये वापस मैट्रिक्स है, तो ये बाहर का साइटोप्लाज्म है। अब यहाँ पे ट्रांसफरेज 1 ने क्या किया कि एसाइल कार्निटीन को अंदर लाया, तो यहाँ से एसाइल कार्निटीन ट्रांसलोकेज ने क्या करना है कि यहाँ से इसको अंदर मूव करवाना है इस एंजाइम ने। अब इसको फर्दर कार्निटीन को डिजनरेट कर दिया जाएगा, तोड़ फोड़ कर वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि कार्निटीन की ज़रूरत अब नहीं है। देन ये कार्निटीन जो हमारे पास पैल्मिटॉयल ट्रांसफरेज 2 है, ये क्या करता है कि वो जो को ए था उसको इस एसाइल के साथ, क्योंकि एसाइल टूट गया कार्निटीन से, कार्निटीन को वापस भेज दिया, सिर्फ एसाइल रह गया। इस एसाइल को ए के साथ अटैचमेंट कौन करवाएगा, तो ये हमारे पास ट्रांसफरेज 2 जो है ये अटैचमेंट करवाता है, और हमारे पास एसाइल को ए दोबारा से बन जाता है। थर्ड स्टेप में फिर क्या होता है कि हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन परफॉर्म की जाती है, जिसके अंदर हमारे पास जो है एक आप सिंपली कह लें कि एसिटाइल को ए बनता है, और हमारे पास 14 कार्बन कंपाउंड बन जाता है, जिसकी फर्दर ब्रेक डाउन के रिजल्ट पर क्या होता है कि हमारे पास 8, ये देखें आपको कुछ इस तरह से स्टेप नज़र आ रहे होंगे कि हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन की जाती है। सबसे पहले 16 कार्बन कंपाउंड जो कि बन चुका था, उसकी जो है इसमें हमारे पास FAD भी इन्वॉल्व होते हैं, मतलब हमारे पास NADH भी बनेंगे, FAD भी बनेगा, तो ये फर्दर हमारे पास ATP बनती है। फिर हाइड्रेशन होती है, ठीक है, हाइड्रेशन में यानी कि वाटर ऐड किया जाता है, और फर्दर इस तरह से ब्रेकिंग करते हैं। ये ब्रेकिंग जो है फिर डिहाइड्रोजनेशन परफॉर्म की जाती है, और रिजल्ट भी कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास कीटो एसाइल को ए बन जाता है, जिसको फर्दर तोड़ के 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। एक होता है हमारे पास माइरिस्टायरोल को ए, और एक होता है एसिटाइल को ए। अब फर्दर इसको अगेन तोड़ेंगे, ठीक है, और तोड़ कर इस हालत में लाएंगे कि हमारे पास 8 एसिटाइल को ए बन जाएंगे। सिमिलर रिएक्शन होगा जो पीछे बताया कि डिहाइड्रोजनेशन होगी, उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजनेशन होगी, ठीक है, और हमारे पास वाटर ऐड किया जाएगा। तो सेम वही स्टेप है, लेकिन हमारे पास कन्वर्जन की जाएगी। एनर्जी शील्ड देखें तो हमारे पास आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एसाइल को ए है, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो वो 10 ATP के इक्वल होता है, एक NADH 3 ATP के इक्वल होता है, और एक FADH 2 ATP के इक्वल होता है। इट्स मीन कि अगर हमने बीटा ऑक्सीडेशन का साइकिल जो है 7 टाइम रिपीट करते हैं, तो हमारे पास 8 एसिटाइल को ए, 7 NADH और 7 FADH 2 बनते हैं, अगर ये साइकिल 7 टाइम रिपीट हो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन but not all the substrate utilizes in electron transport. Small amount of energy is lost in transport and carriers के सारे जो है सबस्ट्रेट वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में यूज़ नहीं होते, बल्कि कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट भी होती है ट्रांसपोर्ट के अंदर। सो NADH इज इक्वल टू 2.5 ATP एंड FADH 2 इज इक्वल टू 1.5 ATP, जिसके रिजल्ट में आप देखें तो हमारे पास 8 एसिटाइल को ए बनते हैं, जो कि क्रैब साइकिल्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और हमारे पास 80 ATP बनती है क्रैब साइकिल के अंदर फिर, ठीक है, क्योंकि एक एसिटाइल यहाँ पे 8 हैं, तो एक एसिटाइल को ए होता है तो हमारे पास 10 ATP बनते हैं, तो अगर 8 हैं तो हमारे पास 80 बनेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर वो जो NADH बने थे वो जाके वहाँ पे यूज़ होते हैं, जिसके रिजल्ट में 17.5 ATP वहाँ से बनती है, और FADH 2 जो है वो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में यूज़ होते हैं, 7 क्योंकि बने थे, तो हमारे पास 10.5 ATP हमारे पास बनेगी। टोटल अगर आप देखें तो 108 ATP हमारे पास ये सारी बनती है बीटा ऑक्सीडेशन के बाद, और जिसमें से 2 ATP हमने जो यूज़ की वो कहाँ पे की, तो हमने पैल्मिटाइल को ए की एक्टिवेशन के अंदर 2 ATP यूज़ किया था। सो नेट एनर्जी हमारे पास 106 ATP रह जाती है, यानी कि एक पैल्मिटाइल को ए का जो मॉलिक्यूल था उसके ऊपर 106 ATP हमें मिली है। इट्स मीन कि फैटी एसिड आप देखें कि अगर फैटी एसिड की जो है वो की जाए, एक्टिवेशन की जाए और उनकी फिर बीटा ऑक्सीडेशन परफॉर्म की जाए, तो हमारे पास 106 जो है वो एक मॉलिक्यूल ऑफ पैल्मिटाइल को ए से 106 ATP एनर्जी हमें यूटिलाइज हुई है। इट्स मीन कि ये बेस्ट सोर्स होती है ATP को गेन करने का। So that was all about today's lecture. If you like my video, do like and subscribe my channel. Thank you.